बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 12 दिसंबर है, जुमेरात का दिन है। जो शख्स भी नाज़रीन कराम आपको ये खबर दे कि सरकार के लिए सब अच्छा है, रावी चैन ही चैन लिख रहा है, चीज़ें बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं, इमरान खान के लिए मायूसी ही मायूसी है, इमरान खान की गेम ओवर हो चुकी है, इमरान खान की कहानी ख़त्म हो चुकी है, जो भी नाज़रीन कराम आपको ये खबर दे, चेहरा देखे बगैर आंखें बंद करके यकीन कर लीजिए झूठ बोल रहा है। आंखें बंद करके लिए यकीन कर लीजिए कि इसे प्रोपेगेंडा के ऊपर मामूर किया गया है। आंखें बंद करके यकीन कर लीजिए कि इसको दूर दूर तक या ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है, या आंखें मूंद कर सिर्फ वो दिखाना और बताना चाह रहा है जो इसके जिम्मेदारी लगाई गई है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि असल हकीकत यह है कि नाज़रीन कराम, आवे का आवा ही बिगड़ा पड़ा है। दो तीन बहुत ही परेशान कुन खबरें हैं सरकार के लिए। आज के दिन भी जो है वो दिन के आगाज में मैं आपको बताता हूं कि दो तीन बड़ी ही परेशान कुन खबरें हैं सरकार के लिए। इनमें से खास नंबर 1, एक नाज़रीन कराम जो सफ़ीर हैं वो किसी तरह भी काबू नहीं आ रहे हैं। कोशिश ये की गई थी, क्योंकि इसलिए सारा मसला ख़राब हुआ एक्चुअली जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी ही मक्कारी का से काम करते हुए, चलाकी से काम करते हुए मलबा सारे का सारा अगलों पे डाल दिया और कहा कि जनाब आर्मी चीफ का शुक्रिया, उन्होंने हमें जो है ना वो मदद फ्राहम की। फिर वहाँ से जवाब आया कि भाई आर्टिकल 245 के तहत आपने हमें बुलाया था, ये आप हम पर कैसी चीज़ें डाल रहे हैं। बहरहाल ब्लेम गेम तो उसी वक्त शुरू हो चुकी थी, चीज़ें तो उसी वक्त ख़राब हो गई थी। अब ज़रा दो खबरें अहम तरीन सुन लीजिए, इसकी तफसीलात फिर मैं आगे आपके सामने रखता हूँ। दो चीज़ें हैं ना, इस वक्त नाज़रीन कराम इस मामले के ऊपर सफ़ीर काबू आ रहे हैं। सफ़ीरों को काबू करने की जिम्मेदारी लगाई गई थी इसाक डार साहब की। यह तय हुआ था कि कल्ले कल्ले करके बुलाओ, दो दो तीन तीन दे ग्रुपों के बुलाओ तो सारे राजी करो। उल्टा सफ़ीर किसी और ही मामले पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सफ़ीरों की क्या कहानी है, वो इनके ऊपर क्या दीवार गिरा रहे हैं। और नंबर 2, जजेस आउट ऑफ कंट्रोल है। नाज़रीन कराम, जो जिस मामले को अल्टीमेटली यानी कि एक बहुत ही सिक्योर बना दिया गया और जिसे आइंदा 10 साल के लिए अपने लिए परेशानियां जिस डिपार्टमेंट से ख़त्म कर दी गई, उधर से भी जज खड़े हो गए। और मज़े की बात है, दो तो बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहे हैं। तो वहाँ पर इनसाइड स्टोरी क्या है और यहाँ पर सफ़ीरों की इनसाइड स्टोरी क्या है, आज इसी के ऊपर मैंने तफसीलन आपसे बात करनी है। इसे अलग कुछ और भी जुड़ी हुई खबरें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये जो दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं ना, कुछ शायरों की बात, अफकार अलवी की, और इधर उधर मोबाइल टैक्सेस की बात करेंगे, लेकिन ये दो ज़रा इंपॉर्टेंट खबरें हैं। तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले ज़रा सफ़ीरों की बात कर लेते हैं, फिर ज़रा हम जजेस की बात कर लेंगे। तो नाज़रीन कराम, ज़रा ये बताते हैं, अंदर खाते ये चल रहा है कि सफ़ीर मुतमिन नहीं हो रहे हैं। इसकी पहली खबर दी थी नुसरत जावेद साहब ने, और नुसरत जावेद साहब ने यह बताया था कि 3 सफ़ीरों को पहली नशिस्त के अंदर ये जब वाक़या हुआ तो इसाक डार साहब ने 3 सफ़ीरों को बुलाया और 3 सफ़ीरों को बुलाकर उन्होंने फुल फ्लैज ब्रीफिंग दी कि पीटीआई झूठ बोल रही है, पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही है, इनके पास कोई फैक्ट नहीं है, कोई फिगर नहीं है, ये हमें कर रहे हैं। तो उसके बाद नुसरत जावेद साहब बताते हैं कि मेरी उनमें से कुछ से बात हुई तो वो बिल्कुल बाय नहीं कर रहे हैं। जो भी ये बता रहे हैं साकदार साहब, अगले बाय नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई चक्कर नहीं है। अब नाज़रीन कराम, वो बैठकें ख़त्म हुई। अब सुफरा जो है वो बजाते खुद इसाकदार के पास आना शुरू हो चुके हैं। मैं मिसाल के लिए ना थोड़ा सा आपको कुछ मज़ेदार बयान सुनवाता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मैं असल में आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसाकदार साहब कल असम्बली में खड़े हुए, असम्बली में खड़े होकर उन्होंने बयान दिया, हवाई फायरिंग ज़रूर हुई है, इस एरिया में शायद लाइट नहीं थी, पीटीआई के लोग जब भागे और भगदड़ मची तो ये मैस बना, कोई ज़ख्मी हुआ या ऐसा मसला है तो ज़रूर तस्दीक करें। भागते हुए अपने आप ही गोलियां बज जाती होती हैं। भागते हुए नाज़रीन कराम गिरने के निशान आते हैं, रगड़े खाने के निशान आते हैं, गोलियों के निशान नहीं आते हैं। यानी कि अगर भाग के भगदड़ मच के कोई गिरता है तो कोई किसी के ऊपर से गुजरा, जाने जाती हैं, बिल्कुल जाने जाती हैं, भगदड़ मचने से जाने जाती हैं। अगर एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि साकदार साहब ठीक कह रहे हैं, यानी कि हवाई फायरिंग हुई, उधर से भगदड़ मची और भगदड़ मचने से जो है ना वो ये होगा, तो ऐसा नहीं, मुमकिन नहीं है ना। गोलियों के निशानों का आपने क्या करना है। अच्छा, फिर एक और बयान आप साकदार साहब का सुनिए। उन्होंने कहा, एक तो ये पहली बात यह है कि इसमें ये मान गए, पहले तो कहते हैं ना गोली चली नहीं, पहले तो ये कह रहे थे कि गोली चली नहीं, अब ये कह रहे हैं नहीं गोली चली है लेकिन हवाई फायरिंग हुई है। फिर ये कहते हैं पिम्स और पोली क्लिनिक ने कहा कि इनके पास कोई डेड बॉडी नहीं आई, आपने पूरी दुनिया में तशहीर कर दी। अगर अमवात हुई हैं
तो उनकी तफसीलात दें मुझे। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको कर रहा हूँ, जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ, उस वो मैं सिरा आपके हाथ में पकड़ाने लगा हूँ। उन्होंने कहा जी मुझे डिप्लोमेट्स मिलने आए हैं, इनको भी कहा पीटीआई वाले तफसील दें तो हम इसकी तहकीकात करेंगे। अब डिप्लोमेट्स पहले इसाकदार साहब बुला रहे थे, अब वो खुद मिलने आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं। इसका मतलब है कि पहली वाली कहानियों से वो मुतमिन नहीं हो रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, दुनिया मुतमिन नहीं हो रही है, इस बात का वक्त पड़ा हुआ है। अब ये रंग बिरंगी की भांत भांत की स्टोरीज जो है ना वो लेके आ रहे हैं। कभी ये कह रहे हैं हाँ गोली ज़रूर चली है लेकिन हवाई फायरिंग हुई है, कभी कह रहे हैं जी भगदड़ से बंदे मरे हैं, और फिर ख्वाजा आसिफ ने तो हद ही कर दी है। ख्वाजा आसिफ असम्बली पे खड़े होकर ये बताते हुए हमें नजर आए, क्योंकि आपको जस्टिफिकेशन थी नहीं, कि जब ये भगदड़ मची और वापस भागा अली अमीन गंडापुर तो लोगों ने अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पर हमला कर दिया, तो अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने लोगों पर फायरिंग करके उन्हें मारा। यानी कि इसका मतलब है, चले इस स्टोरी को मान लेते हैं, इसका मतलब है कि लोगों पर गोलियाँ चली ना, लोगों पे गोलियां चली, लोग शहीद हुए, लोग जख्मी हुए, चले आपकी गोली से नहीं हुए, अली अमीन गंडापुर साहब की गोली से हुए, तो उसकी तहकीकात कौन करेगा? आप बिठाएं, कमीशन बिठाएं, गवर्नमेंट का कमीशन बैठे जजेस के ऊपर, और सीनियर 3 जजेस जैसे इमरान खान कह रहे हैं वो बैठ के डिसाइड कर देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि गोली किसने चलाई और क्यों चलाई। मैं हैरान हूं नाज़रीन इकराम, अवाम इस बात को भूलने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं नीचे कमेंट्स में जाता हूं, मैं आजकल सारे कमेंट्स पढ़ता होता हूं, जब मैं कमेंट्स में जाता हूं तो मैं देखता हूं हर दूसरा कमेंट ये है गोली क्यों चलाई। भाई साहब इस बात को छोड़ दे, सिर्फ ये सवाल पूछे गोली क्यों चलाई, गोली क्यों। तब वो जो गोली चली है ना नाज़रीन इकराम, वो अब इन्हें बैठने नहीं दे रही है। और मैं आपको बता रहा हूं कि सुफरा ने खिंच के रख दिया हुआ है, ख़ास तौर पर वजारत खारजा और इसहाक डार साहब को। वो पूछ रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिनके जवाब इनके पास हैं ही नहीं है, हो ही नहीं सकते हैं। तो लिहाजा इनकी गेम यहाँ पर मुझे ओवर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वो यहाँ से मिल के जाते हैं और वो फिर एज इट इज़ अपनी स्टोरी पीछे भेजते हैं और भेज के बताते हैं कि जनाब हमने ये नोट किया है, हमें ये लगता है। तो यहाँ पर तो ओपन एंड शट केस की तरह चीज़ें खुलेआम नंगी पड़ी हैं, इसमें तो कोई मतलब ढकने छुपने वाली बात ही नहीं। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी परेशानी सुफरा नहीं मान रहे, और मैं आपको इनसाइड सोर्स से खबर दे रहा हूँ कि सुफरा नहीं मान रहे हैं, और उस बात का ये पब्लिकली इस बात को इशारों किनायों में बता भी रहे हैं। जी वो आए सफ़ीर मिलने और ये हुआ और वो हुआ। अब जरा दूसरी खबर सुन लें, ये एक्सक्लूसिव स्टोरी कंबर ज़ैदी साहब की है जो मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूँ। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, जिन चीज़ों को सेटिंग की गई थी उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था। वहाँ पर क्या किया गया था, एक आइनी बेंच बनाया गया था। अब जिन जजेस की वहाँ पर पोजीशन बनती थी उनको पीछे हटाया गया और एक जूनियर जज को बिठा दिया गया, यानी कि याहिया काजी याहिया अफरीदी ईसा को बिठा दिया गया। अब हुआ ये नाज़रीन इकराम कि जब उनको बिठा दिया गया तो जो 2 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने फिर भी कहा कि ठीक है हम सिस्टम के साथ चलेंगे, जो कानून होगा आइन होगा हम उसके मुताबिक चलने की कोशिश करेंगे। अब नाज़रीन इकराम, मैंने लगता था कि हमने सारी चीज़ें सेटिंग मेंटिंग कर लिया, पर अगले ने पात था। अब खबर ये मिली है कि रिसेंटली जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ, कंवर ज़ैदी साहब हमारे दोस्त हैं, वो बताते हैं कि जब जुडिशल कमीशन का रिसेंटली इजलास हुआ तो उस रिसेंट इजलास के अंदर हुआ ये कि आगाज़ में ही जो है ना वो मेरे ख्याल से 6 को हुआ था, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ख़त पढ़कर सुनाए और उसके ऊपर वो आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने रोक दिया। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि देखिए आप इससे पहले जो है वो ऐसा कीजिए कि फुल कोर्ट बना दीजिए और वो 26वीं आईनी तरमीम को सुने। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा जी मेरा इख्तियार ही नहीं है, मेरे अंदर इख्तियार, मेरे पास है ही नहीं इख्तियार कि मैं इसके ऊपर बात करूं। उन्होंने कहा तो फिर ठीक है वो कोर्ट बना दें, आप फुल कोर्ट बना दें और वो सुने। उन्होंने कहा जी उसका भी इख्तियार मेरे पास नहीं है, हम इसका आईनी कमेटी बनाएगी, वो जो उनकी है स्पेशल बेंच वाली, वो आईनी कमेटी अगर चाहती है तो वो जुडिशल कमीशन ऑफ JCP के अंदर भेज देगी, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत, और फिर हम यहाँ पर देख लेंगे। और वहाँ पर गवर्नमेंट की नाज़रीन कराम ऑलरेडी अक्सरियत है, वहाँ पर उसके बाद क्या ही हो सकता है। तो वो फुल कोर्ट बनाने के मूड में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब नहीं है, क्योंकि बजाते खुद जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याहिया अफरीदी, ये मोस्ट जो उस टाइम इस वक्त के जूनियर जज हैं, ये तो राजी नामे में है ना, ये तो राजीबाजी हैं, इनको क्या लेना देना इस बात से। यानी कि तीसरे नंबर वाला और चौथे एक नंबर वाला एक चीफ जस्टिस बन गया, एक सुपर चीफ जस्टिस बन गया, तो वो क्यों चाहेंगे कि जनाब वो हो जाए। पहले हमें यह लगता था कि जस्टिस काजी फायज ईसा के जाने के बाद चीज़ें बेहतर होंगी और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब उस रविश पर नहीं चलेंगे, क्योंकि उन्होंने कौम का गुस्सा देख लिया है। और हमें ये लगता था कि वो मंसूर अली शाह साहब को इज्जत भी देंगे, चीज़ें भी करेंगे, लेकिन वो उन्होंने शुरू में आते ही आई वॉश करने की चीज़ें करने की कोशिश की। और इसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कीजिए, आप जजेस को एतमाद में लीजिए, जजेस से पूछिए। तो उसके ऊपर बगैर कोई नाम बताए और कुछ चीज़ें बताए पता ये चला है कि चीफ जस्टिस बोले, उन्होंने कहा जी मैंने जजेस को एतमाद में ले लिया है।
अब नाज़रीन किराम ये जो दो मौके हैं, एक रिफ्ट पैदा हो गया। मैंने क्यों लिखा है कि पीटीआई के लिए बड़ा शानदार मौका पैदा हो गया है, ये दोनों खबरें बताने का आपको मकसद क्या है, मैं दोनों के पीछे की आपको एक रीज़न बता देता हूँ। नाज़रीन किराम मकसद ये है कि पीटीआई के लिए शानदार मौका है। इससे बेहतर मौका मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के हाथ भी लग सकता है। वो मौका ये है कि अगर पीटीआई इससे फ़ायदा उठा जाती है, यानी कि बयानिए की जंग में वो जीत सकते हैं और ठोक ठाक के आ सकते हैं। पहली खबर मैंने आपको बताया कि चूंकि सुफरा का प्रेशर आया हुआ है, और अगर अब ये तुन के कैंपेन चलाते हैं, गोली क्यों चलाई वाली, और अगर ये तुन के चीज़ें करने में कामयाब हो जाते हैं तो बिलीव कीजिए कि इसकी जो धमक है वो बहुत ऊपर तक जाएगी। दूसरा, ये जजेस वाला मामला चला हुआ है, 26वीं आईनी तरमीम, इसके ऊपर पीटीआई चुप साध के बैठ गई है, ना कोई गल करती है ना बात करती है, क्योंकि अब इंस्टीट्यूशन के अंदर बजाते खुद एक लहर सी पैदा हुई है। इस लहर के अंदर अगर नाजरीन कराम इन्होंने कुछ कर दिया, पीटीआई वाले कुछ बड़ा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो एक अल्टीमेटली जजेस का अंदर से प्रेशर है, बाहर से पीटीआई का प्रेशर होगा, तो वहाँ सब भी चीज़ें कोलैप्स हो जाएंगी। लेकिन फिर इन सारी चीज़ों में 2-3 मैंने अगर आपको कह दिए हैं, वो अगर बड़े ज़रूरी हैं, अगर ये सारी चीज़ें जो है ना वो पॉसिबल होना चाहती हैं। तो ये 2 बड़ी खबरें। अच्छा, इसके अलावा कुछ खबरें सुन लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। अफकार अलवी साहब एक शायर हैं, बड़े ज़बरदस्त शायर हैं। उनके ऊपर उनसे बयान हल्फी लिया गया है कि आप शेर नहीं इस तरह से और ये इदारों के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे। मज़े की बात यह है कि अफकार अलवी ने ये जो उनका शेर है ना कि मुर्शद हमारी फ़ौज का लड़ती हरीफ से, मुर्शद उनको तो हमसे ही फुर्सत ना मिली, कुछ इस तरह का शेर है। मैं लुबे लुबाब आपको बता रहा हूँ। ये शेर उनने इमरान खान के दौर में पढ़ा था, ठीक है। और इसके ऊपर अताउल हक कासमी साहब ने मेरे ख्याल से एक आर्टिकल भी लिखा था, मुर्शद हमारी सोच बाजारी हो गई। आज वही लोग अफगार अलवी को जनाब उन्होंने कहा कि जनाब ये बंदा ठीक नहीं है, और तनकीद किए जा रहे हैं कि जनाब नहीं, वो इमरान खान के दौर में करो तो ठीक है, अब करो तो गुनाह है, ठीक है। तो वो इसके ऊपर जो है ना वो बातचीत हो रही है। अफकार अलवी साहब से देख के अंदाज़ा होता है, वो मेरे ख्याल से समीना पाशा ने लिखा और बड़ा ठीक लिखा, राइटली सेड, कि उन्होंने कहा जी मलकू गाने नहीं गा सकता, अफकार अलवी शेर नहीं लिख सकता, अनवर मकसूद मज़ाह नहीं कर सकता, अहमद फरहाद जो है वो शेर नहीं लिख सकता है, तो सहाफ़ी सहाफ़त नहीं कर सकते हैं, गुलूकार गायकी नहीं कर सकते हैं। तो इससे लगता है कि, और फिर अभी बकरम साहब ने भी इसी तरह से कुछ चीज़ें लिखी। उन्होंने कहा कि जनाब पूरे मुल्क की मुख्तलिफ शहरों के अंदर गले घुटे हुए हैं, यानी कि सांस बंद हुआ है। अगर इस तरह से कोई मसनूई आ सकती है चीज़ें, अगर आपको लगता है इस्तेहकाम आ जाए, तो ये नामुमकिनात में से इस तरह से चीज़ें नहीं आती होती। इस अकदार साहब ये कह रहे हैं कि 2024 के मैंडेट वापसी का उनसे कहा जाता, तो कहते हैं हाँ 18.5 लाख वापस करो, 24 वाला देने हैं वापस, यानी कि वो ज़ात खुद मान रहे हैं कि 24 में मैंडेट हमारा नहीं था, 18 में हमारा था, यानी कि वो चलें जी पुरानी बात है, लेकिन हाँ 24 में जो है ना वो हमारा मैंडेट नहीं था, ये वो मानते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये नाज़रीन किराम कहानियाँ हैं, ये इस वक्त की चीज़ें हैं, ये अपडेट्स हैं। गवर्नमेंट के लिए ख़बरें अच्छी नहीं हैं, इनकी मंजिल ठुक रही है, इनके लिए चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और मैंने 2 खबरें आपको बता दी हैं जो इनके लिए मेरे ख्याल से पीटीआई के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इनके लिए ज़रा गड़ा खुदने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।